आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके टर्म 2 के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो हिंदी इलेक्टिव का जो बुक है, इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है ज्योतिबा फुले, और इसके जो लेखक है, लेखक का नाम है सुधा अरोड़ा। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आप लोगों का चैप्टर है जिसका नाम है ज्योतिबा फुले, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आगे क्या होगा, देखिए आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव में जितना भी चैप्टर्स इस साल आप लोगों को पढ़ना है, जो सिलेबस में है, मैं क्या करूंगा, हर एक चैप्टर्स का एक एक करके अलग अलग वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप लोग क्या करिए, प्लेलिस्ट में चले जाइए, जहां पर आप लोगों को क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पर जाकर आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज जो हमने यहाँ पर चैप्टर लिया है, जिसका नाम है ज्योतिबा फुले और जिसके लेखक है सुधा अरोड़ा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया। यानी कि जो ज्योतिबा फुले है, उन्होंने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया है। तो देखिए इसका उत्तर, ज्योतिबा फुले ने स्वयं को श्रेष्ठ जाति घोषित करने की मानसिकता पर प्रहार किया। मतलब वैसे जाति के लोग या फिर वैसे जाति जो अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं कि नहीं, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे बड़े हैं। तो ये जो चीज है ना, इसी मानसिकता पर ज्योतिबा फुले ने प्रहार किया है। फिर आगे देखिए क्या है कि ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के विरोधी तथा गरीबों दलितों को गुलाम रखने वाली मानसिकता पर भी चोट की थी। वैसे लोग जो स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, गरीबों दलितों को गुलाम बनाकर रखते थे, इस प्रकार की जो मानसिकता वाले लोग थे, इन लोगों के ऊपर भी ज्योतिबा फुले ने उनके भी मानसिकता पर प्रहार किया था। ज्योतिबा फुले हर प्रकार के शोषण की विरोधी थे। ये मतलब किसी भी प्रकार के शोषण को बढ़ावा नहीं देते थे, बल्कि इसके भी विरोधी यानी कि शोषण के भी विरोधी थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आदर्श परिवार के बारे में ज्योतिबा फुले के विचार बतलाइए। तो देखिए इसका उत्तर, ज्योतिबा फुले के अनुसार एक आदर्श परिवार वह है जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। अर्थात आदर्श परिवार का तात्पर्य है कि सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहे। बात क्लियर हो गया। आदर्श परिवार में क्या होगा कि जिस परिवार में जो पिता होगा वो बौद्ध हो, यानी कि बौद्ध धर्मी के हो, माता ईसाई हो, बेटी मुसलमान हो और बेटा सत्य धर्मी हो, ये जो परिवार होगा इसी को हम लोग आदर्श परिवार बोलेंगे। एक्चुअल में इसका कहने का जो तात्पर्य है, आदर्श परिवार मतलब ये हो गया कि इसमें क्या होगा, सभी धर्म के जो लोग हैं वो मिलजुल कर रहें। तो ये हो गया इसका उत्तर, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबा ने क्या उपाय किए। देखिए अस्पृश्य जातियां माने क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे जाति है जो कि हमारे समाज में जिसे छुआछूत होता है, आप सबको पता होगा। मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे जाति है जिनसे हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, छुआछूत करते हैं। जैसे देखिए जो रियलिटी है, जैसे मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई मतलब ऊंचे जाति के हैं, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, मुसलमान को नहीं छुएंगे, आप लोगों का जाके जैसे मांझी वगैरह को नहीं छुएंगे। तो ये सब जो चीज़ है ना, जो अस्पृश्य जो जातियां हैं उनके उत्थान के बारे में ज्योतिबा फुले ने क्या सोचा है आपको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबा ने निम्न उपाय दिए। पहला क्या है, देखिए कि ज्योतिबा फुले ने अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों के लोगों को अपने घर से पानी दिया। पहला बात क्या है कि वैसे लोग जिनके साथ समाज छुआछूत करते हैं, वैसे लोगों को यहाँ पर क्या करते हैं, ज्योतिबा फुले क्या करते हैं, अपने घर से पानी देते हैं। ठीक है, कि ले जाओ पानी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है अगला पॉइंट कि अस्पृश्य जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। जो छुआछूत जिन जातियों के साथ छुआछूत किया जाता था, उनके बच्चों को उन्होंने शिक्षा दिया। ब्राह्मणी मानसिकता पर चोट की।
जो ब्राह्मणी मानसिकता है उनके ऊपर चोट किया गया। उन्होंने विद्या को शूद्रों के घर तक पहुंचाया। ठीक है, माने विद्या माने जैसे सभी को शिक्षित बनाया, ये बात हो गया यहाँ पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए कि सावित्रीबाई के प्रमुख कार्य क्या थे। तो सावित्रीबाई के प्रमुख कार्य क्या क्या थे, देखिए पहला जो है क्या है, सावित्रीबाई का प्रमुख कार्य स्त्री शिक्षा पर अधिक बल देना था। पहला क्या था, वो ये क्या करते थे, स्त्री शिक्षा पर अधिक जोर देते थे, अधिक बल देते थे। सावित्रीबाई ने कई जगह पाठशालाओं की स्थापना की, बहुत सारे जगहों पर क्या किया उन्होंने, पाठशालाओं का निर्माण किया। सावित्री स्वयं पढ़ाने जाती थी, घर घर जाकर पढ़ने वालों को उत्साहित करती थी। वे खुद मतलब घर लोगों के घर जा जाकर पढ़ाया करते थे और लोगों को पढ़ाने के लिए जागरूक करते थे, मोटिवेट करते थे। सावित्रीबाई महात्मा फुले के किसी भी कार्य में सहयोग देना अपना धर्म मानती थी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कि सावित्रीबाई ने शूद्र जाति के नवजात बच्चों की देखभाल भी की। ये सब नोट करिए, ये हो जाएगा इसका सही और सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से आज के समाज को क्या प्रेरणा मिलती है। तो देखिए क्या है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से समाज में स्त्रियों की दिशा को सुधारने की प्रेरणा मिलती है। जिस समय का ये बात है ना, जिस समय ये जो मतलब एक्चुअल में ये जो घटना घटित हुआ है उस टाइम में मतलब यहाँ पर देखिए जो ऊंचे ऊंचे जो जाति के जो लोग थे वे छोटे जातियों के लोगों से छुआछूत करते हैं। ऐसे देखिए अभी भी छुआछूत है लेकिन मात्रा बहुत ही कम हो चुका है। तो उस टाइम का बात है जब ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई इन लोगों के घर जा जाकर बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। ठीक है, जिनके साथ हमारा समाज गलत नजरिए से देखता था, छुआछूत के नजरिए से देखता था, उनको मतलब अपने घर से पानी वगैरह देता था, उनके साथ मिलजुल कर रहते थे। तो ये सब चीज हमें सीखना चाहिए। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों को उनका हक नहीं दिया जाता है। जाहिर सी बात है, स्त्रियों को न तो पढ़ने की स्वतंत्रता है और न ही कहीं आने जाने की। देखिए स्त्रियों को यहाँ पर पढ़ने लिखने का नहीं, कहीं आने जाने का, ये सब का स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। अतः ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से समाज की हर एक नागरिक को यह सीखना चाहिए कि स्त्री भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। इसलिए स्त्रियों को भी जो भी उनका हक है वह हक देना चाहिए। स्त्रियों को भी ठीक है पढ़ने लिखने और अन्य स्वतंत्रता देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए कि ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार के सर्वांगीण समाज की कल्पना की है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका उत्तर कि ज्योतिबा फुले ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिनमें सभी स्त्री पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हों, प्रत्येक व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। देखिए यहाँ पर बात यह है कि ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार का समाज का कल्पना किया था, किस प्रकार का समाज उन्होंने सोचा था कि नहीं भाई इस प्रकार का समाज होना चाहिए। तो ये क्या सोचे थे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी से भी भेदभाव ना हो, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, बड़ी जाति को, छोटे जाति को, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने विशेषकर स्त्री समानता पर बल दिया। स्त्रियों को पुरुषों के समान जीने का अधिकार तथा स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए। जिस प्रकार से पुरुष जीता है हमारे समाज में, उसी प्रकार से स्त्रियों को भी पूरी तरह से जीने का हक दिया जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ज्योतिबा फुले स्त्री पुरुष के बीच किस प्रकार के संबंध चाहते थे। देखिए ज्योतिबा फुले स्त्री पुरुष में समानता चाहते थे। वे चाहते थे कि स्त्री और जो पुरुष है दोनों को मतलब एक समान नजरिए से देखा जाए। जिस प्रकार से पुरुषों को शिक्षा का हक दिया जाता है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता का हक दिया जाता है, उसी प्रकार से स्त्रियों को भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, वे स्त्री को उसका अधिकार दिलाना चाहते थे। ज्योतिबा फुले मानते थे कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने बंद कर रखे हैं। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि सदियों से ब्राह्मण समाज ने शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों पर भी शोषण किया है। ठीक है, उन्होंने स्त्रियों को कभी सिर नहीं उठाने दिया, पत्नी धर्म के नाम पर उन्हें गुलाम बनाकर रखा। अतः शूद्रों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी अपने अधिकारों के लिए ब्राह्मण समाज का विरोध करना चाहिए। तो ये सब हो जाएगा, इसको नोट करिएगा। बहुत ही सिंपल, अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर चीज़ बता रहा हूँ, हर एक चीज़ को मैंने खुद से मतलब एक एक करके टाइप कर करके लिखा है। कहीं पर भी नहीं मिलेगा इस तरह का आप लोगों को आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि स्त्री शिक्षा का व्यवहारिक उदाहरण ज्योतिबा ने किस प्रकार प्रस्तुत किया।
तो देख लीजिए इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा आप लोग देख सकते हैं। इसका उत्तर होगा कि ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित बनाया। देखिए सबसे पहला जो ज्योतिबा फुले क्या करते हैं, अपनी जो पत्नी है सावित्रीबाई उनको सबसे पहले शिक्षित बनाता है। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया। ज्योतिबा फुले ने 14 जनवरी 1848 को पुणे में पहली कन्याशाला स्थापित की। ज्योतिबा और सावित्रीबाई दोनों मिलकर स्त्री शिक्षा के मिशन को पूरी लगन के साथ पूरा करने में जुट गए। ये होगा इसका उत्तर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 8 तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि ज्योतिबा और सावित्री कैसे एक एक मिलकर 11 हो गए। तो देख लीजिए इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या होगा आप लोग देख सकते हैं। इसका उत्तर होगा कि ज्योतिबा और सावित्री ने मिलकर स्त्री शिक्षा के मिशन को पूरा किया। ये दोनों किसानों और अछूतों की झुग्गी झपड़ियों में जाते और लड़कियों को पाठशाला में भेजने का आग्रह करते थे। लोग उनके इस काम में तरह तरह की बाधाएं डालते, मजाक उड़ाते थे, पर ये दोनों लगातार 50 वर्षों तक एकजुट होकर काम करते रहे। इसलिए ज्योतिबा और सावित्री के लिए 1-11 होने की बात कही गई है। जब ये देखिए बाजार से बात, जब भी हमारे समाज में कोई भी अच्छा काम होता है तो टांग अड़ाने वाला बहुत कोई होता है, मजाक उड़ाने वाला बहुत कोई होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई का मजाक उड़ाते थे, लेकिन कोई गम नहीं, दोनों को 50 वर्ष एकदम अच्छे तरीके से 50 सालों तक एकदम एकजुट होकर काम किया और उन्होंने उनको जो करना था वह कर दिया, एक समाज में एक भारी परिवर्तन लाकर छोड़ा। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब देखिए यहाँ पर यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसको आप लोग फटाफट नोट करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। प्लेलिस्ट में जरूर से जरूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को हर एक का जो भी चैप्टर्स जो आप लोगों को पढ़ना है, हर एक का वहीं से आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।